नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका झा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जल्द ही शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां अब तेज होने लगी है। इधर आप देखिए कि बजट सत्र से ठीक पहले आज बजरलाल कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मगर इनमें एक बड़ा फैसला जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। दरअसल राजस्थान में एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने के लिए भजनलाल सरकार एक कानून लाने वाली है। बुधवार को हुई कैबिनेट की इस मीटिंग में सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दे दी है और आप देखिए कि ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान अब देश में दूसरा राज्य होगा। गुजरात में पहले से ही ये कानून है। इस कानून के बनने के बाद सरकार अशांत अल्पसंख्यक इलाकों को डिस्टर्ब एरिया एक्ट घोषित कर सकेगी। इसके साथ ही डिस्टर्ब एरिया एक्ट के लागू होने के बाद आप देखिए कि अल्पसंख्यक इलाकों पर सरकार कई तरह के प्रतिबंध भी लगा सकेगी और इनमें 3 साल तक प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर रोक के साथ पूरे एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। सरकार की दलील है कि जनसंख्या असंतुलन और समुदाय विशेष की जनसंख्या के कारण सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े, इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है और इस कानून का उल्लंघन करने पर अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान भी रखा जाएगा। इस कानून को लेकर के अब राजस्थान की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई है, अटकलों का दौर चल पड़ा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके लिए बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जुड़े हैं और कांग्रेस से हमारे साथ जी राजेश नमस्कार। कटारा जी जुड़े हैं। जी वीरेंद्र जी, सबसे पहले सवाल आप ही से, आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में पलायन रोकने को लेकर ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, क्या कहिएगा इस पर, क्या टेक है आपका? देखिए इशिका जी, राजस्थान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जी कई बार अनेकों विषय ऐसे आए जिसने राजस्थान को अशांत किया और राजस्थान को नहीं संपूर्ण देश में आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस की कुछ कुनीतियों के कारण और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण अनेक क्षेत्रों में ऐसी स्थितियां बनी जिससे वहां पर रह रहे स्थायी निवासियों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। चाहे उसमें पलायन हो, चाहे रोजगार की स्थिति हो, चाहे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर भी आघात की स्थिति हो। तो ऐसी स्थितियां जब बन जाती है तो आप समझ सकते हैं कि आदमी के सामने क्या होता है, उसके परिवार की सुरक्षा के लेकर, उसकी धार्मिक सुरक्षा को लेकर और खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अनेकों स्थितियां उत्पन्न होती है। उन्हीं स्थितियों से राजस्थान के आम व्यक्ति को बचाने के लिए, हमारे यहाँ के परिवारों को बचाने के लिए कि ऐसी स्थितियां नहीं बने, आज राजस्थान सरकार बहुत ही अच्छा बिल लेके आई है और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक दिन है राजस्थान के लिए क्योंकि राजस्थान में भी राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है यहाँ शांति कायम करने के लिए क्योंकि पिछले 5 साल में जब कांग्रेस सरकार थी तो आपने देखा होगा कि राजस्थान का एक छोटा सा क्षेत्र है मालपुरा, टोंक जिले में स्थित है। वहां पे 800 परिवारों ने 5 साल में पलायन किया, 800 परिवारों ने। और वही स्थिति जयपुर का शिवाजी नगर है, हवा महल विधानसभा क्षेत्र में, वहां पे 500 परिवारों ने पलायन किया और वहां पे तख्तियों पर क्या लिखा हुआ था मकान के बाहर, यह घर बिकाऊ है। एक साथ इतने घरों पर यह लिखा जाना कि यह घर बिकाऊ है, ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्योंकि यह कांग्रेस की तुष्टीकरण के कारण बनी। कांग्रेस का विशेष लगाव एक धर्म विशेष के प्रति था, उसके कारण बनी। लेकिन अब ऐसी स्थिति राजस्थान में नहीं बनेगी क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें एक अच्छा डिसीजन यह हुआ है कि अब अशांत क्षेत्रों में स्थायी रूप से रह रहे लोगों के अधिकारों का संरक्षण होगा, उनकी जमीनों का, उनके घरों का संरक्षण होगा, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण होगा और उनके अधिकारों को संरक्षण यह बिल देगा। और इसके साथ साथ 2 अन्य बिल भी आए हैं। एक है जी राजस्थान सेमीकंडक्टर बिल पॉलिसी और तीसरा है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2025 का अनुमोदन। मैं समझता हूं ये दोनों पॉलिसियां राजस्थान को आर्थिक क्षेत्र में मजबूत बनाएगी और जिन कदमों के माध्यम से राजस्थान सरकार आगे बढ़ रही है, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए आगे चलिए बढ़ रही है, चलिए चाहे वो वीरेंद्र राइजिंग जी, जो राजस्थान हो या सेमीकंडक्टर और दूसरी एरोस्पेस 30 बिल की पॉलिसियों बात का आपने निर्माण कही, है। उस पर भी तो मैं चर्चा समझता हूँ करेंगे। ऐतिहासिक उस दिन पर भी है चर्चा राजस्थान के लिए। करेंगे वीरेंद्र जी। पहले इस पर राजेश जी का, कटारा जी का टेक ले लेते। कटारा जी, आपका क्या कहना है? ये जो बिल लाया गया है पलायन रोकने की बात कहकर, आपका क्या कहना है उस पर? देखिए इष्टा जी, बिल लाए, अच्छी बात है, बिल लाइए। जी परंतु भाजपा सरकार इतनी निकम्मी सरकार है
कि इनसे कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं समझती, चौपट हो रही है। कानून ला करके क्या करोगे आप? सुरक्षात्मक दृष्टि से उनको मजबूत करिए, सुरक्षा दीजिए उनको, वो बेच ही नहीं पाएंगे, मकान कैसे बेच पाएंगे? आप सुरक्षा देने में नाकाम हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो। भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ सोचे वादे करती है और इनसे कुछ नहीं होता। ये बिलों की हवा निकालते, हर चीज में ये बिल लाते हैं, दंडात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं स्वतंत्र भारत के अंदर। भाजपा जब से आई है इस देश को वापस प्रतंत्र कर दिया इन्होंने, वापस गुलामों की तरह से ये जनता के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। हर तरह के कानून, कभी डॉक्टर हड़ताल करते हैं उन पर भी इस तरह का कानून होते हैं, जेल जाओगे आप। कभी विद्यार्थी कष्ट करते हैं, बेरोजगार करते हैं, आप जेल जाओगे आप। कर्मचारी स्ट्राइक करते हैं तो आप जेल जाओगे आप। और आदमी को जेल में डाल दीजिए, किसके साथ शासन करोगे आप? भाजपा इतनी विपक्ष से और जनता से इतनी डरी हुई है कि ये कुछ करना ही नहीं चाहती, सब कानून डाला करके कानून थोपना चाहती है। और ये काले कानून किसानों के लिए लाए, जो 750 किसान शहीद हो गए। भाजपा क्या करना चाहती है कांग्रेस का नाम लेकर के? कांग्रेस के अंदर बहुत शांति थी, आप लोगों ने आकर के जाति पाति की बात करके थोड़ा संतोष फैला दिया है राजस्थान में और इस देश के अंदर। आप बार बार नाम लेते हो, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हो रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, अब माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। किसानों को नकली खाद भी दिया जा रहा है, ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, किसके नेतृत्व में हो रहा है? आप किसानों को आप बिजली नहीं दे पा रहे हो पूरे टाइम, आप 24 घंटा बिजली के बाद, किसके नेतृत्व में हो रहा है ये काम? आप देखिए ये कांग्रेस का नाम ले लेकर के अपने पापों को धोना चाहते हैं, पाप कभी नहीं धोएंगे। ये किसी को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते, पूरे कानून के दम पर ही काम करना चाहते हैं। क्या सरकार सारी चीजों को कानून ले आएगी तो सरकार चलने की क्या जरूरत है? कानून का काम कोर्ट करेगा, कोर्ट पालना करेगा कानून का। फिर सरकार का क्या काम है आप इसका ये बताइए। कटारा जी, ये बिल आपको ठीक देखिए, या नहीं? कानून लाए अच्छी बात है, परंतु ये कांग्रेस के ऊपर इस तरह से ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये क्या है? आप उनको सुरक्षा दीजिए, कानून लाने की जरूरत क्या है? बेचारे असुरक्षित महसूस करते हैं तो वो मकान बेच के जाते हैं। दीजिए ना, कानून किस लिए लाए? कानून हमें तो समझ में नहीं आ रहा, कानून लाने का पर्पज क्या है, मतलब क्या है कानून लाने का, बताइए इसका जी। आप अगर इनको ढंग से सुरक्षा दे दोगे तो कानून लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई बेचारा क्यों मकान बेच करके जाएगा? आप बताइए, कि कानून से मकान रखोगे, कल को कोई बात होगी आप कौन पर की कानून लाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, बताइए वीरेंद्र जी। इतने वाहियात व्यक्ति के आंसर देने का मैं कोई वो नहीं रखता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति को यह पता नहीं है कि राजस्थान की 2 साल पहले क्या स्थिति थी, राजस्थान देश में नंबर 1 था क्राइम पर कांग्रेस के शासन में, अब फिर बीच में बोल रहे हैं बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 पर था कांग्रेस के शासन में। महिलाओं की सुरक्षा कुछ याद है? प्रतिदिन कितने बलात्कार होते थे राजस्थान में कांग्रेस के शासन में, पता है आपको? बोलने के अलावा कुछ नहीं आता, बोलने के अलावा कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने। महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं कर पाए आप, और यहाँ से सिर्फ बोलना आ रहा है। इनको बोलना नहीं आता, अनग्रेजुएट लोग हैं ये सफोकेट बिल्कुल नॉन। अपनी सरकार का समय याद कीजिए, अपनी सरकार का समय राजस्थान की क्या स्थिति कर दी थी आपने? राजस्थान को बलात्कार में नंबर 1 दिया था आप लोगों ने। महिला सुरक्षा कहीं दिखती नहीं थी राजस्थान में। आदमी जगह डिबेट में आएगा तो उसको ब्लैकलिस्ट करिए, माफी टीका जी अगर ऐसे बीच में बोल रहे हैं, ऐसे वाहियात आदमी को यहाँ डिबेट में बिठाते हैं आप लोग। हमारी बहस का कोई तुक ही नहीं निकलेगा अगर हम इस तरीके से आपस में लड़ते रहेंगे। इनको शर्म नहीं आती, इनको इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं व्यक्तिगत ताल्लुक लगा करके। आप क्या क्या कह रहे हो? कैसे बड़ी नेशनल पार्टीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप दोनों से मेरा निवेदन है कि आप दोनों ही अपनी शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। हमें कैसे एक दूसरे से बात करनी है प्रदेश। देखिए इसका जी, मेरी बात में अगर डिबेट बरकरार रखनी है तो बीच में नहीं बोलेंगे, ऐसे वाहियात व्यक्ति अगर बीच में बोलते हैं तो बंद कर दीजिए ना आपकी डिबेट। देखिए इशिका जी, मैंने पहले भी कहा और पुनः आपसे वही कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। राजस्थान की जनता को तो विशेष रूप से पता ही है इन विषयों का, लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं रखना चाहूंगा कि जिस प्रकार की स्थिति मालपुरा टोंक में बनी, जिस प्रकार की स्थिति हवामहल विधानसभा के शिवाजी नगर कॉलोनी में बनी, वैसी स्थिति राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों में ना बने। राजस्थान में शांति, और एक प्रदेश में जब शांति होती है तभी वह प्रदेश आगे बढ़ता है। नहीं तो हमने देखा 2 वर्ष पूर्व की स्थिति क्या थी, राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पे था, राजस्थान दलितों पर अत्याचार में नंबर 1 पे था, राजस्थान हत्या और लूट में नंबर 1 पर था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब अच्छी बनी है, और राजस्थान आप किसी भी विषय पर देख लीजिए, चाहे महिला सुरक्षा पर देख लीजिए, बलात्कार की स्थिति में देख लीजिए, अन्य विषयों पर देख लीजिए, राजस्थान निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे आर्थिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान को विकसित बनाने के लिए, उसी प्रकार हमारी सरकार पर आम जन ने विश्वास किया था कि हमें सुरक्षा प्रदान करेगी, और खासकर
एक धर्म विशेष के प्रति जो कांग्रेस की नीति थी, तुष्टीकरण की जो नीति थी, जिसके कारण प्रदेश में नहीं पूरे देश में अशांति हुई। आज प्रदेश में अशांति का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो कांग्रेस शासन की तुष्टीकरण की नीति रही, जिसके कारण अनेक ऐसे अशांत क्षेत्र पूरे देश में बन गए और राजस्थान में भी बहुत से ऐसे अशांत क्षेत्र बने जिनके कारण यह बिल लाना पड़ा। और क्यों लाना पड़ा? क्योंकि भारत में रहकर भारत का नागरिक ही अगर सुरक्षित का माहौल नहीं समझ पाएगा, उसे यह नहीं लगेगा कि हम सुरक्षित नहीं, तो पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा उसे। जैसा आपने देखा होगा कांग्रेस शासन में कई घरों के आगे लिखा हुआ था कि यह घर बिका हुआ है, लेकिन अब राजस्थान में वह स्थिति नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में सरकार। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका क्या टेक है? देखिए, हर चीज का आप कानून लागू है, आप व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हो, इसलिए आप कानून ला रहे हो, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जा रहे हो, इसलिए जुडिशरी की तरफ जा रहे हो। आपके पास सारी फोर्स है, आपके पास सारी अधिकार है, फिर कानून लाने की क्या जरूरत है? आदमी मकान मजबूरी में बेचता है, आप उसको कुछ दे ही नहीं पा रहे हो, सुविधा नहीं दे पा रहे हो, उसको सुरक्षात्मक दृष्टि से मजबूत करिए। आदमी मजबूरी में मकान बेचेगा, कानून कोई से नहीं कर सकता। आप बताइए, कानून से आप कोई डंडा नहीं, हर चीज पर डंडा चला सकते, फिर कानून का डंडा ले आइए और अपने हाथ को खड़े कर दीजिए, ऐसे नहीं होने वाला। आप बताइए, आप किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, 750 किसान शहीद हो गए रोडों पे, एक कानून लिया है उसके हर चीज पे आप कानून ला रहे हो। डॉक्टर बेचारा अपनी मांग मांगता है स्ट्राइक, उसका आप कानून लिया तो जेल हो जाएगी आपकी। आज कोई बेरोजगार कोई अपनी स्ट्राइक करता है, कोई मांग मांगता है, उसको आप जेल कर दोगे, आप सबको जेल में डाल दीजिए, फिर शासन कौन करेगा? कौन शासन करेगा? आप बताइए, किससे शासन करोगे आप लोग? कानून ला करके डराना चाहते हो आप जनता को। कानून तो वो कमजोर सरकार लाती है जो नए नए कानून ला करके कमजोर छोड़ना चाहती है कि जुडिशरी के लिए आप जाइए, आप दीजिए ना उसको सुरक्षा। आपके पास फोर्स है, आपके पास पुलिस है, दीजिए ना सुरक्षा, क्या हो जाए? कानून से कभी किसी का भला नहीं, कानून तो बहुत चल रहे हैं, 302 का कानून है, 376 का कानून है, परंतु क्या रुक गई वो चीजें? आप बताइए, क्या बलात्कार रुक गए? 302 से क्या मर्डर रुक गए? आप बताइए। सवाल है 30-40 सेकंड में जवाब देंगे, क्योंकि अब हमारे पास में समय कम है। वीरेंद्र जी, ग्राम उत्थान शिविर की बात भी कही गई है, क्या पंचायत चुनाव से ठीक पहले से भजनलाल सरकार का बड़ा दाव समझा जाए? जी देखिए, निश्चित रूप से जो बसंत पंचमी के मंगलमय पावन पर्व के अवसर पर राजस्थान में ग्राम उत्थान शिविर प्रारंभ होने जा रहे हैं। उससे पहले 22 जनवरी को ग्राम सभाएं होगी, जिसके माध्यम से वहां पे रहने वाले सभी निवासियों को ग्राम उत्थान शिविर में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बताया जाएगा। और जब 10 दिनों के लिए शिविर प्रारंभ होंगे तो निश्चित रूप से गांव के लोगों को, हमारे किसान भाइयों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को अनेकों योजनाओं का लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूं ये राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से एक नई परिपाटी शुरू हो गई है कि हम घर पर जाकर योजनाओं का लाभ आम आदमी को दे रहे हैं। और इसका फायदा भी देखिए, आज कई गांवों की स्थितियां यह बन चुकी कि वो समस्या मुक्त हो चुके हैं। इन 2 वर्षों में जो हमने शिविर आयोजित किए, जो योजनाएं हम लेके आए और जिस प्रकार से राजस्थान आगे बढ़ रहा है, कुछ पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें यह चुभ रहा है कि राजस्थान आगे क्यों बढ़ रहा है, राजस्थान शांत कैसे हो गया, राजस्थान को गोल्ड अवार्ड कैसे मिल रहे हैं। पहले 2 साल पहले भी शासन था राजस्थान में, लेकिन कभी किसी योजना में या किसी भी, यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, नहीं सुनिए इशिका जी, जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उन्हें तक लागू नहीं किया गया था, पिछड़ गया था राजस्थान। इस मीटिंग के बाद क्या कहिएगा इस पर? देखिए, अब इनको महसूस हो गई कि चुनाव हारने जा रहे हैं, चुनावों से इतनी डरी हुई है बीजेपी। अब वो पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, वापस शिविर लगा रहे हैं गांव-गांव में जाकर के, क्योंकि उन्होंने 2-3 उदाहरण थे वो देख लिए। गंगानगर के अंदर आप देखिए, जिला प्रमुख का चुनाव हुआ, उसमें बुरी तरह से हार गए। अभी अमता में चुनाव हुआ, उसमें बुरी तरह से मौकी खानी पड़ी, 3 नंबर पे बीजेपी पार्टी रही, जो बड़ी बड़ी बात है। जमानत जब्त हुई भैया, 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। तीसरे आप देखिए, फिर बोल रहे, फिर क्या है? यही तो बातें सुनना ही नहीं चाहते जनता। ये क्या है, सच सुनना ही नहीं चाहते, पर्दा डालकर रखना चाहते हैं कि सुनने की हैसियत ही नहीं है लोगों की, तो सच्चाई सबके सामने है। अशोक गहलोत जी ने 2000 यूनिट किसानों को बिजली दी, आपने कितने किसानों को बिजली दे दी? क्या कहोगे आप गाँव में जाइए ना, नेताओं को भेजिए, मालूम चल जाएगी आपकी। अफसरों को भेज रहे हो आप, एक भी नेता नहीं जाता गाँव के अंदर। और आप नगर निगम में चुनाव हुआ जयपुर के अंदर, 3रे नंबर पर बीजेपी रही, इनकी जाने की हिम्मत नहीं है, ये शिविर लगा सकते हैं। अपनी जमानत जब्त करवा चुके जो लोग, अपनी जमानत जब्त करवाने वाले क्यों बीजेपी को पहचान पाएंगे? पहले अपनी जमानत जब्त करवाने वाले विषयों पर ध्यान दे लीजिए। 3रे नंबर पर रही है, बताइए आप। जमानत जब्त आपकी सब जगह होने वाली है। जमानत जब्त हो गई थी 5 विधानसभा उपचुनाव में आपकी, चुनाव कराइए। कुछ स्थिति का पता है कांग्रेस की क्या स्थिति है? आप देखिए, 11 सांसद हमारे जीते थे, आपके
आपने कहा पूरे कौन देश सांसद है? भर में सिमटते जा रहे हो वो भैया, बताइए ना, अपनी कहाँ हार का 50% रिकॉर्ड बनाते आपकी जाइए। 50% जमीन, राहुल गांधी आपकी के 50% नेतृत्व में जमीन, अपनी हार को आप राहुल स्वीकार गांधी की कीजिए। छोड़िए, आपका क्या हाल संवैधानिक होने वाला है? संस्थाओं पे आपके अंगुली सांसदों उठाइए, को ये इसके नहीं अलावा पता, आपके पास कुछ आपने नहीं है। देखिए अरे सिरोही में सांसद साहब से आज पूछा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम वही नहीं बता पाए, वो पत्र पीए ने आकर उनको बचाया। आज जो आप जो लालू और भैया का नाम बदलते आपके सांसद साहब से पूछा, आपके नाम राष्ट्रीय बताइए, अध्यक्ष तो जी वो की नाम क्या नहीं बता स्थिति है पाए। बेचारे? आपके अनाकमान को कानून याद सबसे कर देख रहे हैं रखे, आपके कि सामने देख अनाकमान रखे, आपके अध्यक्ष के ऊपर अनाकमान, आपके आपके सांसदों को राष्ट्रीय नाम अध्यक्ष तक की नहीं स्थिति पता, समझिए ना। आपके जी चलिए सांसदों वीरेंद्र जी, आपके अनाकमान का तो सांसदों का पता है। नाम आपने नहीं आप दोनों का पता, बहुत बहुत शुक्रिया आपके रंजीत जी, सांसदों इस का नाम तक प्लेटफॉर्म नहीं पर आप पता जुड़े। कि राष्ट्रीय तो अध्यक्ष देखिए कौन इस है। वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुद्दा आज आप देखिए कि भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक बड़ी कैबिनेट की बैठक हुई, बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक रही, कई बड़े फैसले इस बैठक में ले गए और इसी पर चर्चा पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रवक्ताओं से की गई। भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जो कुछ फैसले लिए गए हैं उन पर आपका क्या टेक है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।